हेलो गाइस, आवर यूट्यूब चैनल सीजीएल क्रैकर। और जैसा कि हम लोग इस चैनल पर आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हम सभी जो है मैथ के क्वेश्चंस देख रहे थे शिफ्ट वाइज में। और आज का वीडियो हमारा होने वाला है 3 मार्च की, जो हमारी दूसरी शिफ्ट हुई थी। इस शिफ्ट के जो है हम मैथ के सभी क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सभी क्वेश्चंस मतलब 35 क्वेश्चंस पूरे। और हम ऐसी अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन करना बताते हैं कि जैसा कि आप सेम टू सेम एग्ज़ाम में अप्रोच को लगाना पड़ेगा। उसी अप्रोच के साथ हम जो है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं, ठीक है, जैसा आप लोगों को एग्ज़ाम में करना पड़ेगा। ठीक, इस अप्रोच के साथ अगर आप लोग एग्ज़ाम में अपना परफॉर्मेंस करेंगे तो बहुत ही अच्छा आउटपुट निकल के आएगा। ठीक, तो चलिए मैं आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको ले चलता हूँ बीट क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो थोड़ी सा भी अच्छा लगे तो वीडियो क्या करना है, एक लाइक जरूर कर देना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का नियम दोस्तों क्या होता है कि 11 से जो विभाज्यता का नियम होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिव जोड़ते हैं हम, ठीक है। जैसे कि पहले एक छोड़ के ऐसे अल्टरनेटिव, ठीक है, मतलब एक छोड़ के एक, इनको सब जोड़ते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी बी प्लस सी नहीं, ए प्लस सी प्लस ई, इन तीनों को जोड़ेंगे और फिर यहाँ से नीचे बी प्लस डी, जो इतना आएगा जो इतना आएगा, इन सबको अगर जोड़ने के बाद जब इनको घटाएंगे तो या तो 0 बचना चाहिए घटाने के बाद, या फिर 11 से कटना चाहिए। देखिए इसको मैं जो है आपको डायरेक्ट जो है एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। काफ़ी लोगों से पहले से आता होगा, लेकिन जिसको नहीं आता है वो देख ले यहाँ पर। ठीक, देखो मैंने कैसे बताया था, अल्टरनेट जोड़ना है हमें। पहले 2 को जोड़ेंगे 8 में तो कितना हो जाएगा 10, और 9 को जोड़ेंगे यहाँ पर 7 में एक छोड़ के तो कितना हो जाएगा 16। अगर इन दोनों को घटाएंगे हम तो कितना बचेगा 6, ठीक है। 6 11 से कटता है क्या, नहीं कटता, ठीक है। सेम इसमें चेक करेंगे दूसरे वाले ऑप्शन में, 3 को 7 में जोड़ेंगे हो जाएगा 10, और 2 को जब हम 3 में जोड़ेंगे हो जाएगा 5। 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, जो कि 11 से नहीं कटता है। 6 भी 11 से नहीं कटता है, ठीक है। अब हम तीसरे ऑप्शन में चेक करेंगे, 4 3 7 और 8 और 6 14, 7 और 14 का डिफरेंस कितना आएगा 7। 7 क्या 11 से कटता है क्या, नहीं कटता है। अब इसमें देखेंगे हम 5 और 2 7 और 6 और 1 7, 7 और 7 आया, 7 और 7 जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखो या तो 0 आ जाए या यहाँ पर घटाने के बाद कोई ऐसी संख्या बचे कि जो 11 से डिवाइड हो जाए हमारे पास, ठीक है। तो वही संख्या जो है 11 से कट जाएगी, यानी कि इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कह रहा है घनाभ की लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। घनाभ के किसी एक फलक से 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन काट लिया जाता है तो शेष घनाभ का आयतन। देखो पहले तो पूरे घनाभ का आयतन कितना हो जाए, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से हम घनाभ का आयतन निकालेंगे तो 10 गुणे 5 गुणे 8 कर देंगे, ठीक है। तो इनका आयतन कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक। ये जो है इसका घनाभ का आयतन आ गया। अब जो घन निकाला गया, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। तो शेष घन का आयतन कितना बचेगा, शेष घनाभ का जो आयतन होगा वो हो जाएगा 400 माइनस 125। 400 में से जब 125 हम लोग घटाएंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 275, ठीक है। तो शेष घनाभ का आयतन हो जाएगा 275 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। सॉरी दोस्तों, 2 मित्रों विपुल और विजय की मासिक आय इतनी है। देखो ये जो है सवाल करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम आय, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, व्यय मीन्स खर्चा, और यहाँ पर लिखेंगे हम विपुल और यहाँ पर लिखेंगे विजय, ठीक है। ये विजय है और ये विपुल है, ठीक है, ये विपुल है। तो अब देखो आय का जो रेशियो दिया हुआ है हमें, आय का रेशियो दिया हुआ है 5:7, ठीक है। और जो व्यय का रेशियो दिया है हमें, व्यय का रेशियो दिया है 2:4, ठीक है। अगर देखो और सवाल में एक बात और इन्होंने कही है कि इनमें से प्रत्येक 81,000 रुपये प्रति माह बचाता है, यानी कि बचत दोनों की क्या है, बराबर। अगर हम यहाँ से बचत निकालें तो कैसे निकालते हैं बचत, बताइए बचत कैसे निकाली जाती है। जितनी हमारी इनकम होती है उसमें से हम अपना अगर खर्चा घटा दें यानी व्यय घटा दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, बचत निकल के आ जाती है। तो विपुल जो है 5 रुपये मान लिया हमने उसकी आय थी, 2 रुपये खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 3 रुपये। सेम
विजय की 7 रुपये आय थी, मतलब 7 रुपये कमाता था, 4 रुपये खर्च करता, तो कितना बचाया इसने भी 3। यानी कि अगर यहाँ से देखें तो इनकी बचत देखो बराबर है, और सवाल में भी बचत क्या कह रहा है, दोनों की बराबर है। और बचत सवाल में हमें अगर देखा जाए तो 81,000 रुपये दी हुई है। यानी कि ये इनकी दोनों की बचत 3 यूनिट यहाँ से आ रही है, 3 यूनिट। उस 3 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 81,000 हो जाएगी। ये हमसे कह रहा है सवाल में, ठीक है, 81,000। अगर हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ से 27,000, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 27,000 आएगी, 3 से हम 81 को ऐसे काट देंगे, ठीक। अच्छा, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है विपुल की मासिक आय। तो देखो ये रहा विपुल, ये रही उसकी मासिक आय, यानी कि 5 यूनिट। यानी कि हमें 5 यूनिट की जो है क्या करना है, 5 यूनिट का मान निकालना है। तो 27,000 था 1 यूनिट का मान, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 27,000 गुणा 5, गुणा करा देंगे 0 0 0 5, 5 दूनी 10 और 3 13, 135, मतलब 1,35,000 रुपये जो है विपुल की आय हो जाएगी। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, आज थोड़ा गला खराब है। देखिए, बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, ठीक है। यहाँ पर त्रिज्या लिखेंगे हम r और यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई h, ठीक है। तो त्रिज्या हमने मानी कि पहले हमारी त्रिज्या थी 1, त्रिज्या 1 थी, अब त्रिज्या कितनी कर दी उन्होंने, 2 कर दी बढ़ा के, ठीक है। और ऊंचाई आधी कर दी जाए। ऊंचाई आधी करने का मतलब क्या है, ऊंचाई को अगर मैं मानूँ कि ऊंचाई हमारी जो है पहले जो है 2 थी, तो आधी कर देंगे तो कितनी बचेगी, 1 बचेगी। तो आयतन में परिवर्तन निकालना है हमें, ठीक है। तो आयतन बराबर जो होता है दोस्तों, तो आयतन होता है, देखो पहले आयतन कितना हो जाएगा, ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई है पहले के लिए, ठीक है। और जब हमने कमी और वृद्धि करी है तो उसके बाद ये हो जाएगी त्रिज्या और ऊंचाई। तो जब इसके लिए हम आयतन निकालेंगे तो कितना निकलेगा, पाई r स्क्वायर h होता है। तो पाई से पाई तो हम काटेंगे, ठीक है। तो r स्क्वायर h जब डायरेक्ट हम करेंगे, r स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर इंटू h का मतलब 2, यानी कि 2 एकम 2 हो जाएगा पहले का आयतन। और जब इसका आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। कितना होता है, r स्क्वायर h। तो पाई तो दोनों में कांस्टेंट था, तो पाई को काट देंगे, ठीक है। अब हमें r स्क्वायर h की वैल्यू निकालनी है। तो r स्क्वायर, इसका r कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे इंटू h का मान 1 है इसमें, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, यानी कि 4 हो गया आयतन। यानी कि पहले 2 आयतन था, अब 4 आयतन हो गया। कितना बढ़ गया, 2 बढ़ा है। और पहले कितना था, 2 था। अगर परसेंटेज निकालना हो तो 100 का गुणा, 2 का भाग 2 में करेंगे एक बार, 1 का गुणा 100 में करेंगे 100, यानी कि 100% की वृद्धि यहाँ से हमारी हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारे सामने है कि 7 घंटियां हैं, क्रमशः 2 3 4 6 8 9 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वे सुबह 7 10 पर एक साथ बजी, तो सभी घंटियां अगली बार कब बजेंगी, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे सवालों में हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ता है, सबका LCM निकालना पड़ता है। LCM मतलब लासा। अगर हम 2 3 4 6 8 9 12 का लासा निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 यहाँ से आ जाएगा और 9 यहाँ से, 9 8 72 हो जाएगा लासा। कितना हो जाएगा, 72। तो 72 लासा आया, यानी कि ये 72 मिनट बाद दोबारा बजेंगी, ठीक है। 72 मिनट बाद जो है ये दोबारा बजेंगी। तो अच्छा, 72 मिनट का मतलब कितना है, 1 घंटा तो पूरा पूरा, और मिनट कितने, 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट जो है बाद बजेंगी ये, ठीक है। यानी कि 7 बज रहे थे, 7:10 हो गया था, तो 1 घंटा बाद कितना हो जाएगा, 8, और 10 मिनट पहले से थे और 12 मिनट बाद और ये, तो कितने हो जाएंगे, 22। यानी कि 8:22 मिनट में दोबारा बजेंगी ये सभी घंटियाँ, 7 घंटियाँ साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 4 का गुणा इस 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 9। और 9 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 18। देखिए इस ऐसे सवाल जो है बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगता है सॉल्व करने में, ठीक है। अब देखो, इन 85 और 255 के लघुत्तम समावर्तक को इतने के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो आर का मान निकालना है। अच्छा, तो 85 और 255 का पहले हमें लघुत्तम समावर्तक पता होना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं, देखो 85 को लिख सकते हैं 17 पना 85, ठीक है। और 255 को लिख सकते हैं हम कितना, 5 गुणे और 25, 5 एकम 5, तो 5 गुणे 3 गुणे 17 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम अगर इसका LCM निकालेंगे तो LCM हमारा कितना आएगा, 17 गुणे 5 गुणे 3, मतलब 285 इसका LCM आ गया। कितना आ गया, 85 बोल रहा हूँ मैं, 255 इसका क्या आ गया, LCM। अब ये 255 है जो इतने के बराबर है, सवाल में यही तो हमसे कह रहा है कि जो LCM है इन दोनों का वो इसके बराबर में है, यानी कि 85R प्लस 255 बराबर 255 है, ठीक है, क्योंकि LCM भी 255 आया।
अब यहाँ से सिंपली हम क्या करेंगे कि देखो 255 प्लस का 255 माइनस का, तो 85 आर बराबर हमारे पास बचेगा 0। 85 को जब उस तरफ भेजेंगे भाग में जाएगा तो डायरेक्ट आर का मान कितना आ जाएगा 0, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। यहाँ पर एक पाइप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक ही समय पर खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो पहला पाइप 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 8 घंटे में भर सकता है। ठीक, तो इनका सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। तो एलसीएम आएगा इसका कितना 24 आ जाएगा एलसीएम। जो एलसीएम होता है वही इसका क्या होता है, टोटल वर्क। अब निकालते हैं हम इसकी क्या, इफिशियंसी। इफिशियंसी निकालने के लिए यानी कि कार्य क्षमता निकालने के लिए 6 का भाग 24 में करेंगे कितना जाएगा, 6 चौके 24। 8 का भाग 24 में करेंगे कितना जाएगा, 8 3 24। यानी कि पहले वाली की इफिशियंसी हो गई 4 और दूसरे वाली की हो गई 3। हमें कह रहा है कि दोनों को अगर साथ में काम करवाया जाए, तो दोनों को साथ में काम करवाया तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 इफिशियंसी हो जाएगी दोनों की साथ में। हमें 24 काम करवाना है तो 7 इफिशियंसी है दोनों की, तो कितना टाइम लगेगा, 7 21 22 23 24, 3 बचा। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 चौके 28, यानी कि लगभग 3.4 घंटे यहाँ पर दोनों पाइप को साथ में भरने में लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। देखो 9वां क्वेश्चन कह रहा है हमसे पॉइंट 36 36 36, यानी कि पॉइंट, देखो पॉइंट 36 36 36 36 बार बार आ रहा है, यानी कि इसके ऊपर लगा देंगे हम बार। जब किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार लग जाता है तो क्या किया जाता है, दशमलव हटा दिया जाता है, उस संख्या को सेम टू सेम लिख दिया जाता है, और यहाँ पर जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है उतने ही 9 लिख दिए जाते हैं, यानी कि 36/99 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आपको बेसिक से सीखना है कैसे करते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर 9 नंबर वाला क्वेश्चन है जो, उसको आप बेसिक से बताइए कि कैसे आया है, तो मैं उसको जो है बेसिक से भी बता दूंगा। ठीक है, और अभी फिलहाल आप लोग इतना याद रखिए कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है, बार हटाने के बाद उतने ही 9 आ जाते हैं नीचे बस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक इस मान के लिए व्यंजक इतने एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर देखो सेम संख्या ये लिखी, अगर हम 13.56 को ए मान लें तो ए गुणे ए लिखा है, और 0.04 को हम बी मान लें तो बी गुणे बी ये लिखा है। ठीक है, और ए यहाँ पर ये लिखा है। अब हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो देखो बी स्क्वायर यहाँ पे है ही पहले से, ए स्क्वायर पहले से यहाँ पर है, 2ab नहीं है। तो देखो ए का मान तो दिया है यहाँ पर 13.56, लेकिन ना बी का मान है ना 2 का मान। तो बी का मान कितना है 0.04, और 2 का मान और लगा देंगे इसमें, तो 2 का गुणा करवाएंगे तो 0.0 मतलब 0.08 जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए की जगह पे क्या रख देंगे 0.08, तो इसका ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो संख्या में अगर 50% की वृद्धि करते हैं, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। कहने का मतलब अगर संख्या पहले 2 थी तो उसमें अगर 1 की वृद्धि करते हैं तो संख्या 3 हो गई। ठीक है, और 3 यूनिट की वैल्यू हमें सवाल में दी हुई है, कितनी, 3 यूनिट की वैल्यू हमें सवाल में दी हुई है 2580। ठीक है, 2580 जो है 3 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसको काटेंगे 3 से, 3 8 24 और 3 18, 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारे पास 860। ठीक है, हमें निकालना क्या है संख्या, तो 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 6 दूनी 12 8 दूनी 16 17, यानी कि 1720 हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1720। सॉरी दोस्तों, चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि साफिया ने अपनी हानि प्रतिशत गणना क्रय मूल्य पर 14 सही 2/7% के रूप में की। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रय मूल्य पर की है उसने, और 14 सही 2/7% का मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, देखो जब 14 सही 2/7% को हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, कितना इकाई के रूप में लिखेंगे, फ्रैक्शन के रूप में, तो ये निकल के आएगा 1/7। सॉरी दोस्तों, गले में खराश हो गई है तो बार बार खांसी सी आ रही है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग 1/7 इसको हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन के रूप में, देखो इसको करके बताता हूँ। 14 सत्ते 98 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100/7%, और 100/7% का मतलब क्या है 1/7, क्योंकि परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, डायरेक्ट 1/7 आ जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आया 1/7 आया। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि हानि की गणना कर रहा है वो। ठीक है, क्रय मूल्य पर, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7। क्रय मूल्य पर गणना कर रहा है ना, तो क्रय मूल्य हो गया 7, और इसका जो लॉस है यानी हानि है,
हानि कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 की, जो ऊपर लिखा रहता है वो हानि हो जाएगी। और अगर हम इसका विक्रय मूल्य निकालना चाहें तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखो 7 रुपये की चीज़ 1 रुपये की हानि होगी तो 6 रुपये में बेचा होगा उसने। ठीक है, हमें चाहिए क्या, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो विक्रय मूल्य हमारा 6 निकल के आया था और क्रय मूल्य हमारा 7 निकल के आएगा, तो 6:7 हो जाएगा इन दोनों का रेशियो। ठीक है, चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के जस्ट सामने। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो 13 नंबर क्वेश्चन में कि 5 संख्याओं का योग 655 है। ठीक है, कितना है, 5 संख्याओं का योग 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है। देखो ये सवाल जो है डेली की शिफ्ट में आ रहा है। तो 2 संख्याओं का औसत 75 है। अगर 2 संख्याओं का योगफल निकालेंगे हम तो कितना आएगा बताइए, गुणा कर देंगे 75 में 2 का तो 150 हो जाएगा। तीसरी संख्या हमारे पास 128 दी हुई है, तो कितना हो जाएगा, 3 संख्याओं का योगफल 278 और 5 संख्याओं का योगफल कितना था 655। अगर इसमें से हम 3 संख्याओं का योगफल घटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 2 संख्याओं का योगफल निकल के आएगा, जो शेष 2 बची हैं। ठीक है, तो 15 में से 8 जाएगा 7 और 14 में से 7 जाएगा 7 और यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 377 क्या आ गया हमारे पास कि जो लास्ट की 2 संख्याएं बची थी उनका योगफल आ गया। लेकिन हमें तो चाहिए उनका औसत चाहिए, तो 2 संख्याएं थी तो 2 का हम करवा देंगे भाग। जब यहाँ पर काटेंगे तो 18 दूनी 36, एक बचा 2 8 16 और 2 5 10, यानी कि 188.5 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। प्रथम 120 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत निकालना है। मैं हर बार इसको पूरा बताता हूँ। ठीक है, कि सम संख्याओं का अगर औसत पूछे, प्रथम 120 सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए जितनी संख्या होती है उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है। और अगर विषम संख्याओं का औसत पूछे, प्रथम विषम संख्याओं का, जैसे इसमें पूछा है प्रथम 120 विषम संख्याओं का, तो जितनी विषम संख्याओं का पूछा है उतना ही हो जाता है, यानी कि n का मान ही उसका औसत हो जाता है। सेम इसमें है कि 120 विषम संख्या है पहली, तो उनका हमें औसत निकालना है। तो औसत निकालना है तो सीधे सीधे इसका औसत कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25,000 रुपये है। योजना के अंतर्गत 10%, 8% की छूट दी है। इस योजना के अंतर्गत वस्तु की बिक्री पर दी गई कुल छूट ज्ञात करना है। तो कुल छूट हमें ज्ञात करना है, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, इनकी पहले एकल छूट निकालेंगे। ठीक है, एकल छूट निकालने के लिए क्या किया जाता है, देखो a + b - a × b अपॉन 100 ये फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है, सिंपली, यानी कि a + b यानी कि 10 + 8 18 माइनस 10 × 8 80, 80/100 हो जाएगा 0.8। कितना हो जाएगा, 0.8। ठीक है, जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो कितना होगा, ये 10 × 8/100, तो 0 से 0 काट देंगे तो 0.8 बचेगा। जब 18 में से 0.8 जाएगा तो 17.2 बचेगा, यानी कि 17.2% की टोटल छूट मिली उसे। कितने में, 2500 में, 25,000 में, सॉरी। अब 25,000 में उसे 17.2% की छूट मिली, तो कितने रुपए की छूट मिल गई होगी उसको, निकाल देंगे। देखो दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और यहाँ से देखो 3 0 नीचे हो गई यहाँ पर और 3 0 यहाँ ऊपर है, तो काट देंगे। अब हमारे पास बचा 172 और गुणा 25, गुणा करवा देंगे सिंपली, वही उसका छूट हो जाएगी। 25 दूनी 50, हासिल 5 और 25 7 175 और 5 180 की 0 हासिल 18, 25 से कम 25 और 10 35 और 8 43, यानी कि 4300 रुपये की जो है उसको क्या मिली है, छूट मिली है टोटल। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन करने के लिए सिंपली देखो पढ़ेंगे सवाल को कि एक पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला पाइप 9 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप 27 घंटे में खाली करता है। सिंपल इसका क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा इसका 27, तो 27 इसका हो जाएगा टोटल वर्क। अब कहने का मतलब ये है कि अगर इसका टोटल वर्क 27 है और पहला टैंक 9 घंटे में भरता है तो 9 तिहाई 27 इसकी इफिशियंसी हो जाएगी +3, क्योंकि ये भर रहा है। ठीक है, और 27 से कम 27 इसकी इफिशियंसी हो जाएगी -1, क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो अगर इनकी टोटल इफिशियंसी दोनों की निकालेंगे तो 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगी टोटल इफिशियंसी। लेकिन हमें क्या करना है, 27 टोटल वर्क है लेकिन इसका 2/3 भाग भरना है। 2/3 भाग मतलब इतना। ठीक है, तो 3 से काट देंगे, 3 9 27 और 9 दूनी 18, यानी कि 18 भाग 18 टोटल काम करना है। और इनकी क्षमता दोनों की इकट्ठी 2 है, तो 2 9 18, यानी कि 9 घंटे में जो है 2/3 भाग भर जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 घंटे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। देखो फिर से ये वाला सवाल आ गया। ये जो है इस बार आरपीएफ कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा इस तरीके का सवाल पूछा गया, जब और इसको जो है करना भी बहुत आसान है। ठीक है,
देखो 5 संख्याओं का योगफल दिया है उसने 655 और 2 संख्याओं का औसत 76 है, तो 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा बताओ। इसमें 2 गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 और 1 15, 152। और तीसरी संख्या हमें 106 दी हुई है, तो इसमें 106 और जोड़ देंगे, 6 2 8 5 200, 258 हो गया 3 संख्याओं का योगफल। अब बची हमारी 2 संख्याएं, तो 2 संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे। जो 5 संख्याओं का योगफल दिया गया है उसमें से हम 3 संख्याओं का योगफल घटा देंगे, तो 15 में से 8 जाएगा 7, तो यहाँ बचेगा 14 में से 5 जाएगा 9 और 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 397 हो गया हमारी जो 2 संख्याएं बची थी उनका योगफल। अब हमें क्या करना है, और 2 संख्याओं का औसत निकालना है, तो 2 का इसमें कर देंगे भाग, तो 2 का इसमें भाग करेंगे जब तो आ जाएगा कितना 19 दूनी 38, 1 39, 1 7 2 8 16 2 5 10, ठीक है। तो 198 पॉइंट जो है बची जो शेष 2 संख्याएं थी उनका क्या हो जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आया आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट कर देना, ठीक है, मैं उसको बता दूंगा आपको दोबारा से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 27% कम कर दी जाती है तथा इसकी ऊंचाई 237% बढ़ा दी जाती है, तो इसके आयतन में परसेंटेज वृद्धि निकालना है हमें, ठीक है। देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, त्रिज्या लिखेंगे यहाँ पर। त्रिज्या क्या कर रहा है, वो 27% कम कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर त्रिज्या पहले 100 थी तो 100 से 27% कम कर दी उसने, तो कितनी बचेगी यहाँ पर 73 बचेगी, सॉरी 63 नहीं 73, ठीक है। 73 जो है त्रिज्या बची, ठीक। अब जो है हमें क्या करना है, आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकालना है, ठीक है। और ऊंचाई को क्या कर रहा है 237% बढ़ा रहा है, यानी कि अगर ऊंचाई पहले 100 थी तो ऊंचाई अब बढ़ के हो गई कितनी 337%, सॉरी 337, क्योंकि 237 बढ़ गई। आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, आयतन निकालने के लिए क्या किया जाता है, आयतन निकालने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं कि त्रिज्या का स्क्वायर और ऊंचाई का गुणा करवा देते हैं, कोई भी हो, ठीक है। आयतन चाहे बेलन हो चाहे शंकु हो, त्रिज्या का स्क्वायर किया जाता है और ऊंचाई का गुणा करवा दिया जाता है। तो त्रिज्या का स्क्वायर जब हम करवाएंगे तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर करवाएंगे तो हो जाएगा 10,000, यानी कि 1 2 3 4, और फिर एच का गुणा करवाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन हो गई थोड़ी बड़ी, क्या हो गई कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी, क्योंकि अब 73 का स्क्वायर कराएंगे यहाँ पर पहले, फिर 337 का गुणा कराएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको जो है स्क्वायर करके और गुणा करके आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने गुणा करवाया तो कितना आया, पहले मैंने 73 का स्क्वायर करवाया तो आया मेरा 53 29, ठीक है। 73 का गुणा कराने पर आया 53 29, जब 53 29 में मैंने 337 का गुणा कराया तो मेरा आया 179 और 58 73 ही आ गया, ठीक है। अब यानी कि वृद्धि देखना है इसमें कितनी हुई है, ठीक है। तो पहले था कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, पहले 10 लाख था, अब हो गया 17,95,873, यानी कि 7,95,873 बढ़ गया, ठीक है। कितने में देखो 6 जीरो थी नीचे, 2 2 4 और 2 6, परसेंटेज निकालना है तो 100 का करवा देंगे गुणा। देखो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो खत्म, 4 जीरो बचे तो 4 जीरो काट के यहाँ 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 79.5% की इसमें जो क्या हो गई वृद्धि होगी। लेकिन हमें अप्रॉक्स निकालना था निकटतम, तो 79.5 को हम 80% कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 2400 रुपया है, एक पुस्तक विक्रेता 15% की छूट देता है, यदि वह फिर भी 20% का लाभ कमाता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मैं पहले बनाऊंगा रेशियो से, ठीक है। तो माना मैंने MP 100 है, लेकिन इसमें MP दिया गया है, लेकिन मैं 100 मानूंगा। अब 15% की इसमें छूट दी है उसने, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका 85, ठीक है। विक्रय मूल्य इसका 85 हो जाएगा। अब क्रय मूल्य हो जाएगा इसका कितना, देखो विक्रय मूल्य 85 है, अब 20% का लाभ फिर भी कमा रहा है वो, तो विक्रय मूल्य कर देंगे 100/120, उल्टा कर दिया जाता है, ठीक है। जब इसको उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 से 0 खत्म, ठीक है। यानी कि ये आ गया हमारे पास 85 850/12 आया, ठीक है। CP आ गया इतना। अब देखो हम सिंपली क्या करेंगे, हमें क्रय मूल्य निकालना है और अंकित मूल्य हमें दिया गया है सवाल में, और अंकित मूल्य हमने माना था 100, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 2400। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी 24। हमें निकालनी कितनी है 850/12 यूनिट की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा 24 में जो है सीधे सीधे 850/12 का करवा दूंगा गुणा, तो 12 दूनी 24। अब जब 850 का दोगुना करेंगे तो आ जाएगा 1700, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका 1700 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखो इसमें अंडर रूट लगा है यहाँ पर, तो ये निकल के आएगा यहाँ से 7, ठीक है, क्योंकि 49 काय का होता है रूट 7 का होता है 7, 42 में 7 जोड़ेंगे फिर 49 बनेगा, फिर यहाँ से 7 बाहर निकलेगा, ठीक है, 7 बाहर निकलेगा, 74 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 7 4 11 81 होता है 9 का, फिर यहाँ से 9 बाहर निकलेगा, 49 40 और 49 फिर से हो गया,
49 से 7 बाहर निकलेगा, फिर 42 और 7 49 हो गया, 49 से फिर से 7 बाहर निकलेगा, तो लास्ट में हमारा कितना निकल के आएगा बाहर, 7 बाहर के निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 20,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्धवार्षिक रूप से कह दिया उसने, तो दर हो जाएगी इसकी कितनी, 10%, आधी हो जाती है दर। समय हो जाएगा कितना, एन का मान हो जाएगा, देखो 1.5 साल में कितने छमाही हो जाएंगी, 3 छमाही हो जाएंगी। ठीक है, तो एन का मान हो गया 3। हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। देखो हम सीधे फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। 3 साल के लिए मूलधन कितना दिया गया हमें, 20,000 रुपये, तो मैंने 20,000 रुपये यहाँ पर मूलधन लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, मूलधन निकालने के बाद इसका निकालूंगा 10%, क्योंकि 10% दर हो गई थी। ठीक है, जब 20,000 का 10% निकालेंगे हम तो कितना आएगा, 2,000। जब 2,000 आएगा तो 2,000 को लिखा जाता है यहाँ पर 3 जगह, 1 2 और यहाँ पर 3 जगह। ठीक है, फिर 2,000 का मैं क्या करूँगा, 2,000 का फिर से मैं 10% निकालूंगा, 2,000 का फिर से 10% निकालूंगा, तो कितना आएगा हमारे पास, इसका 2,000 का जब 10% निकालेंगे आएगा 200। तो 200 की भी क्या किया जाता है, 3 जगह लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, 200 को 3 जगह लिखा जाता है। फिर मैं 200 का भी क्या करूँगा, 10% निकालूंगा। ठीक है, जब 200 का 10% निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 20 यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे ज्ञात करना है इसका चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सिंपली क्या किया जाता है कि जो इतना होता है इसको सबको जोड़ दिया जाता है, और अगर हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना होता तो हम जोड़ते सिर्फ और सिर्फ कितना, इतना। ऊपर का ये 2,000 3 बार लिखा है इसको जोड़ देते, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम सबको जोड़ेंगे। देखो 2,000 एक मिनट, देखो 2,000 2,000 2,000 कितना हो जाएगा, 6,000। ठीक है, 200 200 200 कितना हो जाएगा, 600, तो 6600 हो गया ये। ठीक है, 20 और है लास्ट में, तो 6620 जो है इसका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। यदि आपको ट्री मेथड सीखना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि सर ट्री मेथड अलग से बता दीजिए, तो मैं ट्री मेथड आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां नहीं 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है, समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है हमें। तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसमें हमसे कह रहा है 10% वार्षिक दर पर निवेश करने पर एक राशि हमने मान ली P है, 10% की दर है। ठीक है, 10% की दर है, 2 साल में कितनी हो जाती है, ये हमारी राशि हो रही है 4080। लेकिन ये तो हमारा मिश्रधन है ना, और अगर हमें साधारण ब्याज निकालना होता है तो हम मूलधन उससे घटा देते हैं, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक जीरो काट देंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे 2P और 10 का गुणा इसमें करवाएंगे तो ये हो जाएगा 40,800, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10P। 10P इस तरफ आएगा तो 12P जुड़ जाएगा 2 में। ठीक है, 40,800 यहाँ पर ये हो जाएगा। 12 से इसको सीधे सीधे काटेंगे तो P का मान आएगा हमारे मूलधन का 12 36, 12 का 12 12 36, 4 8 5 12 चौक 48, 3400 आ जाएगा मूलधन। जब मूलधन 3400 आ गया, हमसे पूछा क्या है उसने, 1 वर्ष के लिए 10% की दर से क्या निकालना है हमें, साधारण ब्याज। तो बस निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 340 रुपये जो है 1 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 340 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखो फिर से एक सवाल इसका देखने को मिल गया हमें। ये सवाल जो है इस बार जो है आरपीएफ वालों ने बहुत दबा के पूछे हैं। ठीक, 5 संख्याओं का योगफल 655 है, 2 संख्याओं का 69 है, 69 है तो योग कितना हो जाएगा, 2 का गुणा कराएंगे, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15। तीसरी संख्या 103 है तो 103 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 3 9 5 2 259। अच्छा ये बताइए 655 5 संख्याओं का योगफल है, इसमें से हम 3 संख्याओं का योगफल घटा देंगे। 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 3। अब देखो 2 संख्याओं का जो योगफल है वो 396 आ गया। अब इसमें 2 का भाग कर देंगे तो औसत नहीं निकल आएगा, बताइए। 19 दूनी 38 बचा 1 2 8 16, 198 जो है जो शेष 2 संख्या बची थी उनका योगफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ से 24। देखो 24 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसको मैं जो है पहले चित्र बना के आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब एक त्रिभुज हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है यहाँ पर, 1 मिनट, ये यहाँ पर एक त्रिभुज है, कौन सा, LMN, LM और N एक त्रिभुज है। ठीक है, इस सवाल को अच्छे से समझ लेना आप लोग, ठीक, क्योंकि ये ज्योमेट्री का सवाल है। ये माध्यिका और केंद्रक के बीच में एक रिलेशन बनता है, उस रिलेशन को इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे। ठीक है,
वो कह रहा है एम एक्स और एन वाई एक दूसरे पर लंबवत है। एम एक्स का मतलब क्या होगा यहाँ पर, एम एक्स का मतलब होगा यहाँ से एक ऐसे हम लाइन खींचेंगे, ठीक है, एम एक्स ये माध्यिका है ना, और माध्यिका है ये एम एक्स, ठीक है। और अब यहाँ से एम क्या करना है हमें, एक और माध्यिका इसकी खींचनी है, कौन सी, एन वाई। एन वाई कैसे खींचेंगे हम, इस तरीके से, ठीक है, एन वाई। और यहाँ जहाँ पे मिलती हैं ये जहाँ पे बिंदु हो जाएगा जेड, ठीक है, कौन सा बिंदु हो जाएगा यहाँ पर, जेड। अच्छा अब एक बात बताइए मुझे, ये यहाँ पर जेड हो गया, ठीक है, और एम एक्स ये जो गुलाबी वाला ये जो मैंने अभी रेखाखंड ड्रॉ किया है ये वाला, इसकी वैल्यू दी गई है हमें कितनी सवाल में, 20। और एन वाई की वैल्यू जो मैंने अभी ये रेड कलर से ड्रॉ किया है रेखाखंड ये वाला, इसकी वैल्यू दी गई है हमें 30, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अब यहाँ पर ये जब जेड में काट रहा है 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है, इतना बात याद रखना, क्योंकि लंबवत एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। ये जो जहाँ पे काटेगा इसको बोलेंगे हम केंद्रक, क्या बोलेंगे, केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड, ठीक है। जब भी कोई दो मीडियन आपस में 2 या 3 मीडियन मिलती हैं जहाँ पर भी, उसको बोलते हैं हम केंद्रक या सेंट्रोइड इंग्लिश में, ठीक है। और केंद्रक की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैं यहाँ पर इस तरीके से इन दोनों की माध्यिका खींच दूँ, यहाँ पर ये केंद्रक हो गया, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है एक तो कि दोस्तों जैसे ही जहाँ से ये काटते हैं तो ये जो माध्यिका होती है इसको जो है 1 और 2 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। चलिए मैं इस अपन रियल चित्र में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमने एन वाई एक माध्यिका खींची, तो यहाँ पर इसको ये 2 भागों में बांटेगा। जो ऊपर का एन जेड वाला एरिया होगा ये हो जाएगा 2, और ये जो जेड वाई वाला एरिया हो जाएगा इसको ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब जब पूरा हमें एन वाई पूरा 30 दिया गया है और ये 2 रेशियो 1 में है, तो सीधे सीधे आपको यहाँ से देखने को नहीं मिल सकता कि 20 हो जाएगा एन जेड का मान और जेड वाई का मान हो जाएगा कितना, 10। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर देखो आप लोग कि ये 2 त्रिभुज बनेंगे। कौन कौन से 2 त्रिभुज बनेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 त्रिभुज बिल्कुल बराबर बराबर त्रिभुज बनेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखना है आपको, ये जो ऊपर त्रिभुज दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो मैं दूसरे कलर से यहाँ पर इसको ड्रॉ करूँगा, येलो कलर से, ठीक है। ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक, ये एक ऊपर वाला त्रिभुज, जो सेम त्रिभुज नीचे बन रहा है पूरा, ये एक्स एल एम, ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, ठीक है। अब देखो जब किसी भी त्रिभुज का एरिया निकाला जाता है तो 1/2 कितना निकाल, एरिया का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है जनरली, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आप लोग मुझे ये बताइए, जो ऊपर का ये वाला त्रिभुज है ये वाला, इसका आधार ये नहीं हो जाएगा, बताओ, आधार इसका हो जाएगा एक्स एम, और टोटल एक्स एम की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है सवाल में, 20, यानी कि 1/2 गुणे करेंगे 20, और इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी, देखो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा था ना, जब ये दोनों जो है माध्यिकाएं एक दूसरे को काट रही थी तो उसमें कह रहा था लंबवत काट रही थी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री कोण बनेगा, जहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनता है वहीं से ये त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। तो एन जेड त्रिभुज की हो जाएगी ऊंचाई, यानी कि कितनी हो जाएगी ऊंचाई इसकी, 20। अच्छा 20 हो गई, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम कितना आएगा यहाँ पर, 200, यानी कि ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आया 200। तो सेम त्रिभुज नीचे बन रहा है हमारा, ठीक है, सेम त्रिभुज नीचे बन रहा है, तो ऊपर वाले का एरिया 200 है तो नीचे वाले का एरिया भी 200 हो जाएगा। तो टोटल जो त्रिभुज का एरिया निकलेगा त्रिभुज एल एम एन का, वो हो जाएगा हमारा कितना, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा टोटल त्रिभुज का एरिया हो जाएगा एल एम एन का। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा है। एक या 2 सवाल रहते हैं जो हर सेट में थोड़ी ठीक ठाक होते हैं, बाकी सभी सवाल आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में कर सकते हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एक व्यक्ति 93 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 36 मिनट में पार कर सकता है। सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, 36 मिनट है, मिनट को बदल देंगे हम घंटे में, घंटे में बदलने के लिए 36/60 कर देंगे, 36 हो जाएगा और 6 से 6 इधम 60 हो जाएगा, यानी कि 6/10 घंटे यहाँ से निकल के आ जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं 0.6 घंटे समय लग रहा है उसको, और उसकी स्पीड कितनी है, 93 किलोमीटर पर आवर। हमें पुल की क्या करनी है, लंबाई ज्ञात, लंबाई मतलब दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल कितनी है 93, समय कितना लग रहा है हमें 0.6, 6 का गुणा इसमें करा देंगे, 6 × 18, 9 × 54 और 1 55, एक अंक बाद दशमलव है, तो 55.8 किलोमीटर की जो है क्या हो जाएगी यहाँ पर पुल की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा
कि एक किसी कस्बे की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 16% की वृद्धि होती है, यदि इस वर्ष की प्रारंभ में जनसंख्या कितनी है तो अगले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। मतलब हमसे पूछ रहा है कि एक साल में कितने परसेंट कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। और हमें इस वर्ष की जनसंख्या जो है दी हुई है। अगर 16% की बात करें हम तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/25। 4/25 कहने का मतलब ये है कि अगर इस साल जनसंख्या 25 थी तो अगली साल कितनी हो जाएगी, 4 बढ़ जाएगी, यानी कि 29 हो जाएगी। अच्छा, और सवाल में हमें इस साल की जनसंख्या यानी 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18,750। 25 यूनिट की वैल्यू 18,750। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकता, बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 से इसको काट देंगे, 25 सत्ते 175, 76 से 70 2 12, 25 5 125, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 750। हमें निकालना क्या है, एक साल बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, यानी 29 हो जाएगी। तो हमें निकालना 29 यूनिट की वैल्यू है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 750 में 29 का गुणा करवा देंगे, ठीक है। जब 29 का इसमें गुणा करवाएंगे तो 9 पन्ना 45 की 5 असल 4 और 9 7 63, 63 और 4 67 और 10, 1 मिनट दोस्तों कुछ गलत कर दिया, 25 से इसको काटेंगे, 4 जो के 16 और 25 जो के, ठीक है, 25 से 29 हो गया, 25 सत्ते 175, 76 से 70 87 12, 25 5 750 हो गया। अब इसमें गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, देखो गुणा करवाने में कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पर 3 तो आ ही नहीं रहा है, या तो फिर ये सवाल गलत है। चलिए इसका गुणा करवा के देखते हैं पहले पूरा, ठीक है। 0 9 पन्ना 45 की 5 असल 4 9 7 63, 63 और 4 67, ठीक है। 0 5 दूनी 10 हासिल 1 7 दूनी 14 और 1 15, कितना आएगा जोड़ने में, 0 5 7 6 5 11 की 1 हासिल 1 21, अबे यार क्या हो गया, 21,750 आया, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ये जो है ऑप्शन गलत है, 21,750 यहाँ पर दिया हुआ है। एक बार और सवाल को पढ़ते हैं। किसी कस्बे की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 16% की वृद्धि होती है, इस वर्ष की प्रारंभ में जनसंख्या इतने है तो अगले वर्ष, नहीं यार 2 साल में पूछा उसने यार, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, हमने सोचा 1 साल का है लेकिन 2 साल का पूछा उसने। 2 साल बाद कितनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, 2 साल बाद वृद्धि ज्ञात करनी है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखो 2 साल में वृद्धि ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या है कि 16% की वैल्यू है 4 से 4/25, ठीक है। यानी कि अगर इस साल 25 थी तो अगली साल कितनी हो गई, 29, ठीक है। फिर उसके अगले साल कितनी हो जाएगी, 31, ठीक है। 29 4 31 होता है क्या, क्या हो गया यार, कैलकुलेशन मिस्टेक आज हो रही है बहुत ज़्यादा। देखो 29 4 होता है 33, यानी कि हमें 33 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। और 25 यूनिट की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है 18,750। 1 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 750, ठीक है। 750 1 यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ से 33 यूनिट की वैल्यू हम निकाल देंगे तो हमारा आएगा 25,230, ठीक है। 25,230 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जितेश कमल किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 18-17 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। 5 दिनों के बाद कमल ने कार्य छोड़ दिया। जितेश देखो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। एक लड़का है जितेश, एक लड़का है कमल। जितेश करता है अपना 18 दिन में काम, कमल करता है अपना 17 दिन में काम। इनका जो टोटल वर्क होगा वो हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम का मतलब 18 गुणे 17, 18 गुणे 17 करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56 की 6, या फिर 8 7 56 की 6 असल 5, और 7 एकम 7 8 एकम 8 7 15 15 5 20 20 की 0 हासिल 2 1 एकम 1 2 1 3 306 हो जाएगा इसका एलसीएम। कितना, 306। अच्छा तो इसकी अगर एफिशिएंसी निकालेंगे हम अपने, किसकी, जितेश की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 17 आएगी, और जब कमल की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 18 आएगी। उल्टी हो जाएगी एफिशिएंसी, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि दोनों ने 5 दिन तक काम किए मिलके, तो 8 7 15 35, 35 गुणे 5 कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 25 5 30 15 और 2 17, 175 काम दोनों ने कर दिया। जितेश से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर देखो 175 काम हो चुका है 306 में से, तो कितना बचा, 1 10 में 7 गया 3, 2 में से गया 131 काम बचा है। कितना, 131 काम किसको करना है, जितेश को करना है। जितेश की क्षमता कितनी है, 17, यानी कि 131/17 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सवाल में ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 18 गुणा करवा देंगे और ऊपर 18 गुणा करवा देंगे। जब नीचे ऊपर 18 गुणा करवाएंगे तो ऊपर जब करवाएंगे तो आएगा 2358, और नीचे जब कराएंगे तो देखो 17 और 18 गुणा हमने यहाँ पर अभी करवाया था 306 आया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2358/306, यानी कि जो चौथे ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि सी के एक साथ व्यवसाय
में ए और बी क्रमशः 50,000 और 60,000 का निवेश करते हैं। ठीक है, सी का लाभ बी के लाभ का दोगुना है। सी का लाभ जो है बी के लाभ का दोगुना है। यदि कुल लाभ इतना है तो ए का लाभ ज्ञात कीजिए। देखो सी के साथ व्यवसाय में ए और बी क्रमशः 50,000 60,000। अगर इनका रेशियो निकाल रहे हैं तो देखो 4 जीरो से यहाँ पे 4 जीरो खत्म हो जाएंगी, यानी कि ए रेशियो बी कितना आया हमारे पास 5 रेशियो 6। लेकिन वो कह रहा है कि सी का लाभ बी के लाभ का दोगुना है, तो जो सी का लाभ है जो बी के लाभ का दोगुना है, अगर बी को 6 मिल रहा है तो इसको 12 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और एक बात और, इन तीनों का अगर लाभ का रेशियो देखा जाए तो कितना हो जाएगा 6 5 11 और 12 कितना हो जाएगा 23। और लेकिन कुल लाभ हमें कितना दिया गया 23,000, यानी कि 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है 23,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,000। निकालना क्या है हमें ए का लाभ। ए का लाभ मतलब 5 यूनिट की वैल्यू। जब 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5,000। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक लड़का 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ता है और उसे 55 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितने सेकंड लगेंगे। देखो चलिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहले ये जो हमारी चाल दी हुई है किलोमीटर पर घंटा में, इसको हम करेंगे 18 गुणे 5/18। 5/18 गुणा करेंगे तो 18 से 18 खत्म, कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड में इसकी चाल आ जाएगी। ठीक है, दूरी कितनी हो जाएगी, देखो एक पूर्ण वर्ग है, समझना बात को ध्यान से, वर्ग है। 55 ये है, 55 ये है, 55 ये है, 55 ये है, 55 55 कितनी बार हो जाएगा 4 बार, यानी 55 गुणे 4 हो जाएगी टोटल इसकी क्या दूरी। अब हमें निकालना क्या है समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी है हमारी डी इतनी, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। चाल कितनी है हमारे पास 5, तो 5 का भाग कर देंगे, 5 से इसको काट देंगे 11 बार में, और 11 चौके 44 मीटर पर सेकंड जो है, सॉरी 44 सेकंड जो है इसकी क्या हो जाएगी समय लग जाएगा इसको चक्कर पूरा करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं यहाँ पर, यदि कोई लड़का 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ता है 38 मीटर भुजा वाले एक वर्ग का, सेम सवाल दोस्तों। देखो 38 गुणे 4 हो जाएगी टोटल दूरी, क्यों, क्योंकि भुजा वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर, तो जितना दौड़ेगा कितना दौड़ेगा ये यहाँ से स्टार्ट करेगा 38 38 38 38 4 बार दौड़ा ना, तो 38 गुणे 4 टोटल दूरी हो जाएगी। और स्पीड हमारी कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, तो इसको जो है 6 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, तो कितने गुणा करवाएंगे 5/18 का, यहाँ से 5/18 गुणा करवा दिए। ठीक है, देखो यहाँ से काटेंगे 6 त्रिक 18। अब देखो ऊपर हो गया कितना 38 गुणे 12, 4 × 12 हो जाएगा ना, यहाँ से 38 गुणे 12/5। देखो एक कैलकुलेशन में छोटी करने के लिए थोड़ी सी क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 का गुणा और ऊपर भी 2 का गुणा, यानी कि ऊपर हो गया 38 गुणे 24 और नीचे हो जाएगा 10, तो 10 का हम सीधे एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, करवाओ गुणा यहाँ पर 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, 4 × 12, 8 दूनी 16, 12 16 28, 28 और 3 31 की 1 हासिल 3 और 3 दूनी 6 और 3 9, 912 आया, और यहाँ पे 5 दूनी 10 बनेगा, तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 91.2 सेकंड उसको जो है पूरा चक्कर करने में लगेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 31। अरुण एक पुरानी कार 4,75,000 में खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 80,000 खर्च करता है, यानी कि उसने 4,75,000 की कार खरीदी, 80,000 रुपये उसने मरम्मत पर खर्च कर दिए, तो उसका टोटल खर्चा कितना आ गया, यहाँ पर जोड़ लो सबको, 8 7 15 की 5 से लेकर 5,55,000 रुपये जो है उसने टोटल खर्चा आ गया। और उसने क्या किया कि 5,85,000 में कार को बेच दिया, लाभ निकालना है हमें। देखो 5,55,000 खर्चा आया, बेचा किसने कितने में, उसने 5,85,000 में बेचा है, और 5,55,000 का टोटल खर्चा आया, तो उसने लाभ कितने का कमाया, यहाँ से बचेगा 8 में से 5 जगह 3, यानी कि उसने 30,000 का जो है लाभ कमाया। 30,000 का उसने क्या किया लाभ कमाया, कितने में 5,55,000 में। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे। देखो 3 जीरो से यहाँ पर कैसे काटेंगे, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये खत्म कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, ऊपर बचा हमारे पास 3,000 और बटे में 5 5 5। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से इसको काटेंगे 5 6 30 0 0। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा। ठीक है, तो लगभग 5 बार तो 2 ऑप्शन में है। ठीक है, लेकिन जब 5 बार जाएगा तो आएगा यहाँ पे 5 5 5। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो लगभग फिर एक बार नहीं जाके 4 बार के आसपास जाएगा। भाग कर लेना आप लोग, 600 में भाग कर देना 111 का। ठीक है, तो लगभग 5.41 आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि y का धनात्मक मान ज्ञात करना है। क्या किया जाता है, इसका गुणा किया जाता है, अंदर अंदर का बाहर बाहर का। y का गुणा y में करेंगे तो हो जाएगा y² बराबर 125 का गुणा 180 में करेंगे। अब देखो एक तो ये है कि इन दोनों का गुणा करवाओ, और एक दूसरा ये है जब स्क्वायर लगा है तो ये उस तरफ जाएगा तो रूट बनेगा,
इससे अच्छा है कि इसको हम जो है इसके गुणनखंड कर लें, बाद में 2-2 के जोड़े बना के बाहर निकाल लेंगे। 125 को हम 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 5 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 2। ठीक है, कैसे? 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, 10 और 18 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, अब देखो 2-2 के जोड़े बना के निकालेंगे यहाँ से हम, तो y का मान कितना निकल गया? देखो 1 5 निकलेगा यहाँ से, 1 5 यहाँ से निकलेगा। देखो 2-2 के जोड़े 2 बन गए यहाँ से ये, और 9 का निकलेगा यहाँ से 3, तो कितना? 25 दूनी 50, 50 3 150, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? 150 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना है दोस्त। 8 संख्याओं का योगफल है हमारे पास कितना? 684। हमें निकालना है औसत। तो औसत निकालने के लिए सिंपली क्या किया जाता है, जितनी संख्याएं होती, मतलब जितने संख्याओं का योगफल होता है टोटल, उसमें संख्याओं का भाग कर देते हैं। 8 से इसको काटेंगे, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 4 4, 8 5 40 और 8 5 40, यानी कि 85.5 जो है इसका क्या आ जाएगा? औसत। चलिए देखते हैं इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखो हमें औसत चाल निकाल ली है। 312 मीटर की दूरी तय करता है 104 सेकंड में, और 312 मीटर की दूरी ही करता है वो 52 सेकंड में। यानी कि टोटल दूरी कितनी हो गई यहाँ पर? 312 का दोगुना हो जाएगा, 2 बार चली है ना उसने दूरी, तो 624 टोटल दूरी हो गई। टोटल समय कितना लगा उसको? 104 ये यहाँ पर लगा, 152 यहाँ पर, सॉरी 104 ये लगा यहाँ पर, और 52 सेकंड यहाँ पर लगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 5 156 जो है उसको टोटल समय लगा। यानी कि उसकी औसत चाल कितनी हो गई? दूरी बटे ये, देखो ये टोटल दूरी निकाली थी हमने, और ये टोटल हमने निकाला था टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है? स्पीड। तो हमें स्पीड निकालनी थी औसत वाली। ठीक है, तो इसको जब हम काटेंगे तो 15 चौके 60 लगभग 4 बार में जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा 4 बार में। तो इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सिंपली कुछ नहीं करना है, 9 में से 6 घटाएंगे, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा, 17 में से 6 जाएगा 11 बचेगा, 11 गुणा 2 में करेंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो के हमारे पूरे 35 क्वेश्चन। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो में एक लाइक कर देना। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो उसको जो है आपको नंबर डाल के कमेंट कर देना कि सर ये इस नंबर क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए, तो मैं जो है आपको एक अलग से वीडियो बना के उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इस टाइम पे मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना है, क्योंकि ये सीरीज जो है जब तक पूरी आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एएलपी टेक्नीशियन जितने एग्जाम अभी तक रेलवे ले चुका है उसके सभी जब तक हम प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं कर लेंगे, जब तक हम अब ये सीरीज बंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, ताकि जो है आपको जितने भी मैं वीडियो डालूँ वो सबका पता चल जाया करे कि सर ने वीडियो डाल दिया, देख लिया जाए। ठीक है, तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। बस कहना यही चाहूँगा कि लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब ये सब करते रहना, बाकी तो सब ठीक है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।